स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स का भी टॉपिक कह सकते हैं, जिसका नाम है ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस क्लास में हम किरचॉफ लॉ भी पढ़ लेते हैं, जो ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया था। तो दोनों का हम बात करने वाले हैं। देखिए, ब्लैक बॉडी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, एक्चुअल में जब किसी भी बॉडी को हम हीट करते हैं ना, वो क्या एमिट करती है? रेडिएशन एमिट करती है। या फिर किसी भी बॉडी के ऊपर जब रेडिएशन डाली जाती है तो वो क्या कर देती है? उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके कुछ हिस्से को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। और कुछ हिस्से को क्या कर देती है? ट्रांसमिट भी कर देती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका बताया जा रहा है? कोई बॉडी जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या एनर्जी एमिट करेगी, दोनों के बारे में चर्चा करना चाहता है, दोनों के बारे में बात बताता है और एक परफेक्टली बॉडी को डिफाइनिंग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। देखिए, जब किसी ऑर्डिनरी बॉडी के ऊपर आप रेडिएशन डालते हो ना, तो जनरली वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती। वो क्या करती है? कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप किसी बॉडी को हीट करते हो तो वो भी क्या एमिट करती है? रेडिएशन एमिट करती है। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी गई है कि भाई जो ऑर्डिनरी बॉडीज होती है ना, जो जनरल बॉडीज आपके सामने दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं? वो आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर या फिर परफेक्ट एमिटर नहीं होती। एक ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हर तरह की रेडिएशन को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। मतलब जितनी रेडिएशन उसके ऊपर गिर रही हैं, सारे की सारी रेडिएशन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। इसके साथ साथ एक ब्लैक बॉडी ये भी काम करती है कि जितनी तरह की रेडिएशन हो सकती हैं, वो हर तरह की रेडिएशन एमिट करने में क्या होती है? सक्षम होती है। मतलब हर तरह की रेडिएशन या फिर सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी कहा जाता है। हालांकि कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती। ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश बहुत बार करी गई है और कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। एक ब्लैक बॉडी को कैसे डिजाइन किया जा सकता है? मतलब जब पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है एक सरफेस को आप क्या कर सकते हो? कंप्लीटली ब्लैक कर सकते हो। कार्बन ब्लैक कह लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उसको परफेक्टली ब्लैक कर दोगे तो भी वो क्या कर लेगा? मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, when radiant energy fall on the surface of any body, some part of it is reflected, some part is absorbed and rest is transmitted। और जो ऑर्डिनरी बॉडी होती है वो ऑल रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक नई तरह की बॉडी को डिफाइन किया जाता है जो सारी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। द रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ए बॉडी विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी। जितनी रेडिएंट एनर्जी किसी बॉडी के ऊपर फॉल हो रही है, अगर वो सारी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। साथ के साथ ये भी लिखा गया है विच कैन ऑल्सो एमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। उसे हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट क्या होती है? एब्जॉर्बर होती है। एक ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एमिटर एज वेल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट एमिटर होती है, इसके साथ साथ वो क्या होती है? परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी को डिजाइन करके आपको दिखाया गया है। इसको किन्होंने बनाया था? इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था फेरी। फेरी ने जो ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया था, ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है। इसको डिजाइन किया किसने किया था भाई? फेरी ने किया था, सही है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई आप क्या कर लीजिएगा, आप एक होलो डबल वॉल जिसमें दोनों दो साइड मेटल की हो और बीच में क्या हो? अंदर से क्या किया गया हो? ब्लैक पेंट किया गया हो। यही यहाँ पर लिखा गया है द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लैक बॉडी इज द वन डिजाइंड बाय फेरी। फेरी ने इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। इट इज ए होलो डबल वॉल मेटेलिक स्फीयर। ये क्या होता है? डबल वॉल, एक दीवार ये और दूसरी दीवार ये और बीच में से क्या? होलो। ये क्या होता है? बीच में से खाली। ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये वाला हिस्सा इसका होता है ब्लैंक, ये वाला हिस्सा खाली होता है, ठीक है। आगे लिखता है, आगे कहता है कि यहाँ पर क्या होता है? इसमें कोनिकल प्रोजेक्शन पी होती है। अब कोनिकल प्रोजेक्शन पी कौन सी है इसमें? ये रही भाई, ये जो है ना, ये आपकी कोनिकल प्रोजेक्शन पी है, ठीक है। अब क्या होगा? बाहर से रेडिएशन आएगी इस होलो मेटल स्फीयर के अंदर।
ये क्या होता है, ये जो ब्लैक बॉडी डिजाइन करी थी फेरी ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्क ली मेटल की जो बीच में से खाली थी, ठीक है, और अंदर की साइड क्या कर दिया, अंदर की साइड उसको ब्लैक पेंट कर दिया और उसमें एक प्रोजेक्शन छोड़ दी ऐसे। अब ये प्रोजेक्शन क्यों छोड़ी, ये प्रोजेक्शन इसलिए छोड़ी ताकि बाहर से जब लाइट आए तो वो इससे टकराकर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर वो और अंदर रिफ्लेक्शन, अंदर अंदर अंदर, और बार बार क्या होती रहे, अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहे, और एट द एंड हर बार जब वो इस ब्लैक सरफेस से टकराए तो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और कुछ स्ट्राइक होने के बाद, कुछ टाइम के बाद कंप्लीट रेडिएशन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और ये बॉडी क्या बन जाती है, फिर ब्लैक बॉडी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है स्फीयर हैविंग ए कोनिकल प्रोजेक्शन ऑपोजिट टू द होल। यहाँ पर क्या है, ये है आपका होल एच, इसको मैं क्या कहूंगा, होल एच कहूंगा। इस होल से रेडिएशन एंटर होगी, बार बार अंदर ही रिफ्लेक्शंस होंगे, बार बार रिफ्लेक्शन होंगे, और हर रिफ्लेक्शन में कुछ रेडिएशन क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि भाई जो इनसाइड है उसको लैंप ब्लैक से क्या किया गया है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये लैंप ब्लैक है, ठीक है, मतलब कि परफेक्टली ब्लैक कर दिया गया है। उसके बाद द प्रोजेक्शन हेल्प अस टू अवॉइड, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो प्रोजेक्शन है वो क्या करती है, वो इस रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देती, बार बार अंदर ही रिफ्लेक्शन करवा देती है। समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, आपका एक ब्लैक बॉडी का डिजाइन है जो किसने दिया था, जो फेरी ने दिया था। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है उन्हें कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब हमें यह समझ में आया कि ब्लैक बॉडी होती क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। देखो भाई, मैं आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन में समझाता हूँ। ब्लैक बॉडी वो होती है जो परफेक्ट एमिटर हो और परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, मतलब जो हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर जो सारी ही एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सके और सारी ही एनर्जीज को एमिट भी कर सके, उसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी एमिट करेगी किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में। जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। तो आगे हमारे आने वाले जो टॉपिक है ना, वो किसके ऊपर है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर ही है। मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है वो रेडिएशन टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है, हमारा जो टॉपिक है आगे वाला यही है। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। देखो किरचॉफ ने क्या ऑब्जर्व किया, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ ने क्या किया, किरचॉफ ने है ना एक होलो इनक्लोजर लिया। ठीक है, अब एक होलो इनक्लोजर लिया और उसने क्या लिया, उसने उसके अंदर एक धागे से, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका इंसुलेटेड थ्रेड है, और ये दोनों क्या हैं आपके, दीज आर इंसुलेटेड थ्रेड, दीज आर इंसुलेटेड थ्रेड। ये क्या है आपके, इंसुलेटेड थ्रेड है, और ये क्या है आपका, होलो इनक्लोजर। ये क्या है भाई आपका, होलो इनक्लोजर, जो अंदर से क्या है, खाली है, होलो इनक्लोजर ई है। ठीक है, एक क्या क्या, एक खाली बक्सा लिया, खाली डब्बा लिया जो अंदर से खाली था, उसमें एक धागे से सफेद बॉल को टांग दिया और दूसरे धागे से ब्लैक बॉल को टांग दिया, मतलब ये ब्लैक बॉल है और ये क्या है, व्हाइट बॉल है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब इसने इस इनक्लोजर को बाहर से क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। बाहर से क्या कर दिया भाई, इन्होंने बाहर से इंसुलेट करवा दिया। बाहर से इंसुलेट कैसे करवा दिया, बाहर से इंसुलेट इन्होंने क्या कर दिया, एक डबल वॉल खींच दी, या फिर एक एडियाबैटिक वॉल चारों ओर खींच दी, जिसकी वजह से बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ सकती थी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी होगा अंदर की साइड ही होगा, जो भी होगा क्या होगा, अंदर की साइड ही होगा। अब जो दीवारें थी ना इस इनक्लोजर की, अब ये दीवारें क्या कर रही हैं, अब ये दीवारें रेडिएशन एमिट कर रही हैं, किसको, अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, कहाँ की साइड, ये जो दीवारें हैं ये रेडिएशन एमिट कर रही हैं अंदर की साइड। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये रेडिएशन जाएंगी कहाँ पर, ब्लैक बॉल की ओर, और इधर से कहाँ, वाइट बॉल की ओर। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, मतलब आपने एक खाली डब्बा लिया, उस डब्बे की दीवारें क्या कर रही हैं, एनर्जी एमिट कर रही हैं, और वो भी अंदर की साइड, और उस डब्बे में एक सफेद बल्ब टांग दिया, फिर एक सफेद बॉल टांग दी और एक काली बॉल टांग दी। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, जो ब्लैक बॉडी है ना, जो ब्लैक बॉडी है वो तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है ना भाई, और जो व्हाइट बॉडी है वो कम एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है वो तो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है।
अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो ब्लैक बॉडी है ना उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडी। मतलब अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, मतलब होना चाहिए ऐसा। और व्हाइट का भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। लेकिन ये पाया गया कि भाई कुछ टाइम के बाद जो टेम्परेचर इसकी दीवारों का था वही टेम्परेचर ब्लैक बॉल का और वही टेम्परेचर व्हाइट बॉल का मिलता है। जो टेम्परेचर किसका था, जो टेम्परेचर इस होलो इनक्लोजर की दीवारों का था वही टेम्परेचर किसका मिलता है, वही टेम्परेचर इस ब्लैक बॉल का मिलता है और वही इस व्हाइट बॉल का भी मिलता है। अब ये एक अलग सी ऑब्जर्वेशन थी। होना ये चाहिए था कि भाई अगर ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी एक अच्छी एब्जॉर्बर है, ठीक है, तो वो जो रेडिएशन ये इनक्लोजर की दीवारें एमिट कर रही है या फिर रेडिएशन दे रही हैं इन दोनों बॉल्स को, तो उसमें क्या होना चाहिए था भाई, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ इस इनक्लोजर की दीवारों का टेम्परेचर, व्हाइट बॉल का टेम्परेचर और ब्लैक बॉल का टेम्परेचर क्या मिलता है, सेम। आप दूसरी भाषा में समझिए, व्हाइट या ब्लैक बॉल होने से फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर क्या मिलता है, दोनों का सेम मिलता है। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है ना वो परफेक्ट एमिटर भी तो है। हमने ब्लैक बॉडी के बारे में क्या कहा, हमने कहा ब्लैक बॉडी जो होगी परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होगी और परफेक्ट एमिटर भी होगी। मतलब जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी उतना ज्यादा एमिट भी कर रही होगी। वो जितना कम एब्जॉर्ब कर रही होगी उतना ही कम बाहर की साइड एमिट भी क्या कर रही होगी, कम कर रही होगी। यही यहाँ पर लिखा गया है, एक ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। ऑल अदर बॉडी ऑल्सो एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम एज वेल एज एमिट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये क्या बता रहा है कि भाई कोई बॉडी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और कितना एनर्जी जो है वो एमिट करती है। ठीक है, एक्चुअल में किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ ने बताया कि भाई एनर्जी एमिटेड और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी किसके बराबर होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। टेक ए होलो इनक्लोजर ई, सपोज द वॉल ऑफ द इनक्लोजर हैव बीन इम्पार्टेड ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर। मतलब जो इनक्लोजर की दीवारें हैं उनका एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर है जिसकी वजह से वो एनर्जी रेडिएट कर रही है अंदर की साइड। ठीक है, फिर कहता है देन द थर्मली इंसुलेटेड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये दीवारें जो है इनको थर्मली इंसुलेटेड भी रखा गया है ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, उसके बाद सारी बातें मैंने आपको बता दी। नाउ वन सपोज वन ब्लैक बॉल एंड वन व्हाइट बॉल आर सस्पेंडेड इन द इनक्लोजर विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग थ्रेड। ठीक है, दोनों बॉल्स को यहाँ पर टांग दिया गया है। अब क्या देखा गया, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एक खाली डब्बा लिया गया, उसमें एक सफेद बॉल टांग दी, एक व्हाइट बॉल टांग दी, एक सफेद बॉल और एक ब्लैक बॉल टांग दी। ठीक है, अब जो कंटेनर की दीवारें हैं, जो खाली बक्सा है, जो दीवारें हैं, उनका एक कुछ ना कुछ टेम्परेचर उनको गर्म कर दिया गया है, बाहर से गर्म करके छोड़ दिया गया है। ठीक है, या फिर हीट देकर छोड़ दिया गया है और हीट देकर उसको बाहर से इंसुलेट कर दिया गया है। अब वो जो एनर्जी एमिट करेंगे अंदर की साइड करेंगे। अब कुछ टाइम के बाद जब टेम्परेचर नोट किया गया तो ब्लैक और व्हाइट जो बॉल है दोनों का टेम्परेचर क्या मिला आपको, सेम मिला। ठीक है, ऐसा मिलना नहीं चाहिए था क्योंकि ये तो ब्लैक बॉडी और वो क्या है, व्हाइट बॉडी है। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि भैया कोई भी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है वो परफेक्ट एमिटर भी होती है। ठीक है, यही बात यहाँ से पता चली है। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर यही सारी कहानी लिखी गई है। अब बाद में बोलता है इट इज फाउंड दैट द बॉल्स ऑल्सो एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ द इनक्लोजर एंड टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉल्स इज फाउंड टू बी सेम। जो दोनों बॉल हैं, टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉल्स इज फाउंड टू बी सेम। ऐसा हुआ क्यों, वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर लिखा है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लैक बॉल मस्ट बी ए गुड रेडिएटर टू। क्योंकि ब्लैक बॉल जो है वो एक अच्छी एमिटर या फिर रेडिएटर भी है। मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करती है वो एनर्जी ज्यादा रिलीज भी कर रही है, ऐसा इस वजह से हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बताना चाहता है कि ये तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो ये प्रूव करता है कि भाई कोई भी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है वो परफेक्ट एमिटर भी होती है। अगर कोई बॉडी पुअर एब्जॉर्बर होती है तो वो एमिटर भी पुअर ही होती है। ठीक है, मतलब जिसकी लेने की कैपेबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी देने की कैपेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर इंसानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है किसी ब्लैक बॉडी या किसी ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में। ओके, अब यहाँ पर किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ ने बताया कि भाई किसी भी बॉडी की
जो एमिसिव पावर है उसकी रेशो एब्जॉर्प्टिव पावर से क्या होगी, ठीक है। किरचॉफ ने बताया कि भाई जो रेशो होगी ना किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर की टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, ये किसके बराबर होगी भाई, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होगी। सर समझ नहीं आया क्या बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, अब वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है डिवाइड बाय कितना फ्रैक्शन, कितनी एनर्जी एमिट कर रही है डिवाइड बाय कितना फ्रैक्शन जो है वो क्या कर रही है, कितना फ्रैक्शन जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो किसके बराबर होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के ही बराबर होगा। ये किरचॉफ ने कहा। किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ ने कहा द रेशो ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए सब्सटेंस टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ये क्या कहा, ये किरचॉफ ने कहा, इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं। अब सर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी सब्सटेंस का, किसी ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर डिवाइड बाय उसका एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ऐसा कैसे हो गया, इसका प्रूफ भी दिया गया है, इसके प्रूफ के बारे में भी बात करेंगे, अभी आप इतना ही समझिए। द एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड द एनर्जी एमिटेड बाय ए बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय किरचॉफ इन 1859। 1859 में किरचॉफ ने कहा कि भाई जो आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो भाई कितना उसका एमिसिव पावर है टू द कितना उसका एब्जॉर्प्टिव पावर, इस रेशियो को किसके बराबर बताया, इस रेशियो को बताया एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर एमिसिव पावर का मतलब क्या है, एमिसिव पावर कहिए या फिर एमिटेंस कहिए, एब्जॉर्प्टिव पावर कहिए या फिर क्या कहिए, एब्जॉर्बेंस कहिए, इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। और ये किसके लिए बताया भाई, ये बताया है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर देखो भाई, एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं एमिसिव पावर का मतलब क्या है और एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी। देखो हम पढ़ रहे हैं बच्चों किरचॉफ लॉ, ठीक है। एमिसिव पावर क्या बोल रहा है, एमिसिव पावर है भाई कोई बॉडी, किसी भी बॉडी का एक यूनिट सरफेस एरिया एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी एमिट करता है। फिर से समझिए, एमिसिव पावर जिसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, ईएस, ईएस को क्या बोल रहे हैं हम, ये आपका क्या है, ईएस है, दिस इज योर एमिसिव पावर ईएस। ये क्या है, द एनर्जी एमिटेड बाय ए सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, एमिसिव पावर कहते हैं। अब एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव में ध्यान से देखिएगा, एब्जॉर्प्टिव में यहां पर क्या आता है, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, मतलब वहां पर तो टोटल एनर्जी एमिट, यहां पर क्या, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकंड। एक यूनिट एरिया एक यूनिट सेकंड में ऊपर गिरने वाली लाइट में से कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या है, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। मतलब जो एएस है ना, एएस है, ये क्या है भाई, आपकी जो एएस है ये तो आपका फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंस है या फिर फ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकंड है। लेकिन जो ईएस है वो क्या है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आपको ये बताना चाहता था कि भाई ये तो फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेडिएशन, ये क्या है भाई आपका फ्रैक्शन ऑफ, ये आपका है फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेडिएशन, दिस इज योर फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, मैं दोबारा से लिख देता हूं भाई यहां पर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब। ये क्या है, टोटल रेडिएशन का कितना फ्रैक्शन जो हो क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, वो कौन बताता है, एएस, सही है। और ईएस क्या बताता है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड बताता है। शायद आपको दोनों का मतलब समझ में आया होगा। और ईबी क्या है, ईबी यहां पर है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ईबी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। देखो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है,
एमिसिव पावर EB ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू, यहां पर क्या है भाई, एमिसिव पावर ऑफ ए सब्सटेंस टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या है आपका, यही आपका किरचॉफ लॉ है, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सब्सटेंस। यही क्या है भाई आपका, यही आपका किरचॉफ लॉ है। मतलब किसी सब्सटेंस का एमिसिव पावर डिवाइड बाय उस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्टिव पावर किसके बराबर होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होगा। ये कौन बता रहा है, ये किरचॉफ लॉ आपको बता रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी होती क्या है, किस तरीके से देखते हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ये जो किरचॉफ लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भाई किरचॉफ लॉ। दिस इज किरचॉफ लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये जो किरचॉफ लॉ आपको दिया गया है, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं। पर प्रूफ पर जाने से पहले, अगर आप भारत में किसी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं तो आपके कंप्लीट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो हमारी ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आपका कंप्लीट सेमेस्टर कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। वहां पर आपको ऐसे ही स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप इनसे अपने नोट्स बना सकते हैं और इनको देखकर आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हो, और जो टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, मतलब जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, आप चाहे किसी भी सेमेस्टर, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तो आपका कंप्लीट सेमेस्टर कोर्स हमारी ऐप के ऊपर उपलब्ध है, जिसका नाम है विज्ञान वृक्ष। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी के लिए जो CUET PG का पेपर होता है, उसके लिए भी हमारे पास कोर्स उपलब्ध है। अगर आप IIT से एमएससी करना चाहते हैं, जिसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, IIT खुद से एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जिसको IIT JAM कहते हैं। अगर आपको IIT से एमएससी करना है तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो आप इस एग्जाम का भी कोर्स हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं और आप इस एग्जाम में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और IIT JAM का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है CUET PG से, तो आप IIT JAM का जो कोर्स है वो BSc 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में ही ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप MSc के विद्यार्थी हैं और आप हमारा ब्लैक बॉडी का लेक्चर देख रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास IIT गेट और CSIR नेट के भी जो कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध हैं। तो आप हमारे CSIR नेट और IIT गेट के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। गेट के थ्रू आपको सीधी ऑफिसर लेवल की फर्स्ट क्लास जॉब मिलती है और CSIR नेट के थ्रू आपको PhD में एडमिशन मिलता है और किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। तो आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सीधा सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों के ऊपर, विज्ञान वृक्ष नाम है। आप वहां पर किसी भी कोर्स का डेमो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का प्रूफ देखते हैं भाई। देखिए, किरचॉफ लॉ को कैसे प्रूव किया जा सकता है, आपके सामने लिखा ही हुआ, मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। इसमें क्या माना गया है, लेट क्यू इज, मतलब किसी सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी गिर रही है 1 सेकंड में, एक यूनिट एरिया के ऊपर 1 सेकंड में क्यू एनर्जी जो है वो इंसिडेंट करी जा रही है। सही है, तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। देखिए, लेट क्यू इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन ए बॉडी। ठीक है भाई, तो क्यू जो है वो रेडिएशन का अमाउंट है जो एक सरफेस के ऊपर गिर रहा है 1 सेकंड में 1 यूनिट एरिया सरफेस के ऊपर। ठीक है, अगर एस उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है, मतलब एस क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो एस क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा देन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज एस इनटू क्यू। तो जो रेडिएशन है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो सरफेस है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एस इंटू क्यू जो है वो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब ये कैसे कर लेगा, देखो जरा ध्यान से देखिए। एस क्या है भाई, मान लीजिए एस है 0.4, मतलब जितनी लाइट आ रही है उसका 0.4 जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब लाइट आ रही है मान लीजिए 100 जूल, तो अमाउंट एब्जॉर्ब कितना होगा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, ये तो आपका क्यू है और वो आपका एस है, तो ये क्या होगा, एस इंटू क्यू,
ये आ जाएगा 0.4 इंटू 100, मतलब 40 जूल जो एनर्जी है वो क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है सब्सटेंस ने। तो एक्चुअल में एएस क्या है भाई, आपका फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब है, और टोटल रेडिएशन गिर कितनी रही है, 100 जूल। तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कितना आया, 0.4 गुणा 100 मतलब 40 जूल आ गया। ये 0.4 क्या है आपके पास, ये आपके पास ईएस है, एएस है, और ये आपके पास क्या है, क्यू है। तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई, एएस इंटू क्यू हुई। ठीक है, अब आगे लिख रहा है कि भाई अगर ईएस एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर क्या होती है, कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है एक सेकंड में एक यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया एक सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है वो उसकी एमिसिव पावर होती है, ईएस। तो अब यहाँ पर क्या बोलता है, अब यहाँ पर बोलता है जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब जैसा कि कहाँ थी थर्मल इक्विलिब्रियम में, जैसा कि यहाँ पर कहानी चल रही थी, यहाँ पर कहाँ पर गया, यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था, तो ब्लैक बॉडी जितनी एनर्जी रेडिएट कर रही थी उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रही थी, जितनी वाइट बॉडी एनर्जी एमिट कर रही थी उतनी एब्जॉर्ब भी कर रही थी। उसी तरीके से जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस टाइम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी रिलीज भी हो रही होगी। जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ES इज इक्वल टू AS इंटू क्यू। ये कब है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करूं, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं नाम। अगर किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करी जाए तो उसकी EB क्या होगी, EB एंड AB आर एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, दीज आर एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर्स। ठीक है, किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो EB और AB हैं वो क्या होंगी, एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ऑल्सो जो EB और AB है ना, जो EB है एक्चुअल में जो EB है वही क्या रहा होगा, AB रहा होगा, और ये 1 के बराबर हो गया होगा। जो EB है वही क्या रहा होगा, AB रहा होगा, और वो किसके बराबर रहा होगा, 1 के बराबर रहा होगा। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है, देन अमाउंट ऑफ, ठीक है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी AB इज इक्वल टू AS, ES इज इक्वल टू AB। ठीक है, यहाँ पर है भाई आपके सामने, वेयर ES एंड AB इज इक्वल टू 1 एंड ES कैन बी रिप्लेस्ड बाय EB, here AB and EB are absorptive and emissive power of a black body. We can write EB is equal to Q. हम क्या लिख सकते हैं भाई, जो EB है वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। ध्यान से देखिए भाई, ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में Q क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। और अगर कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, अगर कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो जितनी एनर्जी गिरी होगी वो क्या कर लेगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी वो क्या कर लेगा, सारी को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये क्या होगा भाई, आपका जो आपका EB है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 in 1, 2 को 1 में यूज करता हुआ क्या आ जाएगा हमारे पास, ES इज इक्वल टू AS इंटू EB। दिस इंप्लाइज EB इज इक्वल टू ES बाय AS। और यही क्या है आपका, दिस इज योर किरचॉफ लॉ। ये क्या है आपका भाई, किरचॉफ्स लॉ है, इसको क्या कहते हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने क्या कहा, एमिसिव पावर ऑफ ए सब्सटेंस टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी।
समझ में आ गया भाई। किसी भी सब्सटेंस की एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर की जो रेशियो है वो हमेशा ही ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के ऊपर के बराबर होती है। और ये क्या होता है? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट ए पर्टिकुलर, अगर टेम्परेचर बदलोगे तो बदल जाएगा, आपको टेम्परेचर क्या रखना होगा? फिक्स रखना होगा भाई। यही कहना चाहता है पूरी कहानी में। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं कहा हमने, यहाँ पर एक चीज़ कही भाई, अगर किसी बॉडी के ऊपर जो क्यू एनर्जी है वो डाली जाती है, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी के ऊपर क्यू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड या फिर पर यूनिट टाइम में डाली जाती है, तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा एस इंटू क्यू। ठीक है। अगर उस बॉडी की एमिसिव पावर ईएस है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पर जितनी एमिसिव पावर होगी उतनी ही एब्जॉर्प्टिव पावर भी होगी या फिर उतनी ही एब्जॉर्बेंस भी होगी। तो ईएस किसके बराबर आ जाएगा? ईएस आ जाएगा एस इंटू क्यू। देखो, व्हेन बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज इक्वल टू एब्जॉर्ब बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना एमिट भी करेगी। एब्जॉर्ब कितना कर रही है? इतना कर रही है। एमिट कितना कर रही है? इतना। तो दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। फिर कहा जब हम ब्लैक बॉडी की चर्चा करेंगे तो एएस तो ए भी हो जाएगा। ब्लैक बॉडी के लिए एएस तो ए भी बोल दिया, मतलब एएस क्या है? फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। लेकिन जब ब्लैक बॉडी है, जब ब्लैक बॉडी है तो कितना फ्रैक्शन है? 1, मतलब जितनी एनर्जी डाली जाएगी सारी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। और दूसरी बात, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही क्या हो जाएगी? एमिट भी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है? ब्लैक बॉडी है। वो यहाँ पर आपको जो बताया गया है बहुत ही ज्यादा डिटेल बता दी गई है एक लाइन में, जैसा कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो जो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी जितना उसके ऊपर रेडिएशन गिरती है सारे को ही एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका क्यू के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है? ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाता है। सही है। उसके बाद जो ईएस है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? ईबी से। और ईएस किसके बराबर होगा? क्यू, क्योंकि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतनी ही एमिट भी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है? एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। बेसिकली किरचॉफ लॉ आपको कुछ नहीं बताता, किरचॉफ लॉ आपको बताता है एमिसिव पावर ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।